नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। शाम के 5 बजे हैं और वक्त है बड़ी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश भर की राजनीति से जुड़ी यात्राओं की, जिसमें कोई आज शुरू हुई तो कोई पहले से चल रही हैं, कुछ आने वाले दिनों में शुरू होंगी। और इन्हीं से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर विधायक रघुराजा प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता लोकदल लोकतांत्रिक पार्टी की जन सेवा संकल्प यात्रा है, जो आज से ही शुरू हुई है। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान पटेल यात्रा, जो पहले से ही चल रही है और आज भी निकाली गई। तीसरी तस्वीर रालोद की न्याय यात्रा की है, आज बागपत पहुंची। चौथी तस्वीर प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जल्द ही शुरू होने वाला सामाजिक परिवर्तन रथ, जिसके जरिए पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रदेश भर का भ्रमण करेंगे। तो देखिए रैलियों की तस्वीरें। और कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज से शंखनाद किया। उन्होंने आज से जनसेवा संकल्प यात्रा निकाली है। यह यात्रा आज प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या तक पहुंचेगी। 2 तस्वीर हैं, पहली प्रतापगढ़ की जहां से ये यात्रा शुरू होती है, दूसरी सुल्तानपुर की जहां राजा भैया के पहुंचने पर उनका कैसे स्वागत किया जा रहा है, जरा देखिए। इस दौरान प्रतापगढ़ में राजा भैया ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में यात्राओं और सम्मेलनों की सियासत हो रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया आज से एक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है यात्रा का शेड्यूल और मकसद क्या है इसका? पार्टी का गठन 20 नवंबर 2018 को हुआ था, 30 नवंबर। उसके बाद महामारी आ गई, जिसकी वजह से रैलियां, जनसभाएं नहीं हो सकती थी, लॉकडाउन लग गया। एक लंबे अंतराल के बाद हमारे प्रदेश और देश को इससे मुक्ति मिली है और अब जीवन सामान्य पटरी पर लौट रहा है। अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, अपने समर्थकों से मिलने के लिए, पार्टी के दिशा निर्देश उनको देने के लिए पूरे प्रदेश में दौरे का कार्यक्रम अब आरंभ हुआ है। इसी कड़ी में शुभारंभ इसका अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद से होगा। संकल्प यात्रा का आपने नाम दिया है, संकल्प किस बात का? जनसेवा संकल्प यात्रा पूरा है, तो जनसेवा का संकल्प हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। कहा यह जा रहा है कि ये राजा भैया का शक्ति प्रदर्शन है। नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि क्षेत्र के जो लोग चलना भी चाह रहे थे उनको भी हमने कहा कि आप लोग अपने आवास पर रहें, कम करें गाड़ियाँ। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन हाँ अपने लोगों से, पार्टी समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। 100 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला है। सब प्रशंसक हैं, लगे हैं बिल्कुल, और अवधपुरी दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। 2022 के लिए राजा भैया ने क्या तय किया है? 2022 में विधानसभा के चुनावों में जनसत्ता दल अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। तो उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव 15 सितंबर के बाद पूरे प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन रथ निकालेंगे। ये रथ पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इटावा से ये रवाना होगा। फिलहाल सैफई में मौजूद एसएस मेमोरियल स्कूल के परिसर के अंदर यह रथ कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इस रथ की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस रथ के बाहर की ओर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव के अलावा शिवपाल के बेटे आदित्य, जनेश्वर मिश्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह समेत कई समाजवादियों की तस्वीर लगी है। इस मौके पर पार्टी के इटावा जिलाध्यक्ष ने क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं। तो आरएलडी की न्याय यात्रा की भी बात कर लीजिए। तो आज बागपत के मविकला, काठा, बागपत, सुरूरपुर, बड़ौली गांव पहुंची ये यात्रा। ये यात्रा 7 अगस्त से शुरू हुई थी। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने कहा कि यात्रा का मकसद सामाजिक परिवर्तन लाकर जो वंचित समाज है उसे मुख्य धारा से जोड़ने का है। उन्होंने कहा कि दलित समाज आरएलडी में पहले भी था और अभी भी रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित ये न्याय यात्रा है, जिसके जिसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया जी। न्याय यात्रा का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन क्रांति को लाने का है। सामाजिक परिवर्तन ला करके और जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, उसको मुख्य धारा से जोड़ना है।
तो वहीं सपा के किसान नौजवान पटेल यात्रा भी जारी है। इसी बीच बहराइच पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यहां भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आगे कहते हैं कि सपा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर 2022 का विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी शुरू से मांग करती आई है, आज उस बात को टेकअप कर रहे हैं भाजपा के कुछ जो लोग हैं कि हम भी जाति गणना के पक्ष में हैं। ये सही है कि वो जाति गणना के पक्ष में हैं तो कहें प्रधानमंत्री जी से कि जाति गणना कराओ, लेकिन मैं जानता हूं कि बीजेपी जो कहती है वो नहीं करती है। पिछले 2014 के पहले भी कहा था, पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम जाति गणना कराएंगे, तो क्यों नहीं जाति गणना करा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश भाजपा ने ट्वीट करके विपक्ष पर हमला बोला है। तस्वीरों वाला ट्वीट भाजपा ने किया है और उस पे कैप्शन लिखा है, कलयुगी राक्षस मचाएं हाहाकार, मुख्यमंत्री योगी बने पालनहार। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसका कैप्शन ये है और इसके साथ एक तस्वीर है जिसमें एनिमेशन है। देखिए, ये वो तस्वीर है। यूपी सीएम योगी के माथे पर सिर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें सीएम योगी पालनहार की भूमिका में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, शेषनाग का फन दिखाई दे रहा है। तरीके से जो समस्याएं हैं वो बादल और शेषनाग के फन के साथ जुड़ी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा के ट्वीट पर निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे लगता है मार्केटिंग इवेंट में इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी जरा ये भी बता देते किस तरह से कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के लोगों की तड़प के यहाँ मौतें हुई, किस तरह से किसान यहाँ धरने पे बैठा, लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं, महंगाई बेरोजगारी से यहाँ पे लोग आत्महत्या करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के सब थे, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मार्ट लखनऊ स्मार्ट प्रदेश के तहत आज लखनऊ में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाए जाने से लेकर सीएम योगी के कामों की तारीफ में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राजनाथ सिंह जी को जब हम लखनऊ की इस धरती पर पाते हैं, लखनऊ का कण कण खिल उठता है और हृदय भावनाओं से भर जाता है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से एक बार अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों के, हम सब सारे लोगों के चित्र लगे थे। मित्रों, मैं पिछली बार भी आया था, एक बार जब यहां पर ऐसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस समय भी, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे दिल से जो लगा वो मैं कहना चाहता हूं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके हैं। आप इतना कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लगाइए मत लगाइए या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से पूछा, उसी को शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में था। मुझे गर्व की अनुभूति हुई जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ हमको सुनने को मिली, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई। विकास का चक्का जितनी तेजी के साथ इस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं जानता हूं कि हमारे विरोधियों को यह सब कुछ देखते हुए भी उनके मुंह से यह आवाज नहीं निकलेगी कि विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी तेजी के साथ हो रहा है। वहीं स्मार्ट लखनऊ स्मार्ट प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। ये आने वाले उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने,
स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और जिससे आज की 1710 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की इन परियोजनाओं के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रहा है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, यहां पर हेल्थ का भी है, मेडिकल एजुकेशन का भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है, लोक निर्माण विभाग के भी विभिन्न परियोजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उन तमाम परियोजनाओं को एक साथ यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता को आज श्रद्धांजलि दी गई। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसी बीच बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभा में मौजूद रहे। और तकलीफजुदा लोगों की मदद करते थी, बचपन से गरीबों और तकलीफजुदा लोगों की मदद करते थी। बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को आदेश दिया है कि नाइट कर्फ्यू को लेकर सभी आदेश पालन किए जाएं, बिना काम रात में घूमने वालों पर एक्शन लेना चाहिए, ये सीएम का कहना है। तो 10 बजे के बाद यूपी में बिना काम के घूमने पर एक्शन लिया जाएगा, ये सीएम के आदेश है। 10 बजे के बाद लोग सड़कों पर बेवजह ना घूमें, बाजार दुकानें सही समय पर बंद हो जाएं और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है, क्योंकि कई राज्यों में कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए ये सतर्कता, ये एहतियातन के फैसले हैं, जहां ऑफिसर्स को ये क्लियर कर दिया गया है कि 10 बजे के बाद आप सुनिश्चित कराइए, मदद लीजिए पुलिस की कि कोई बेवजह सड़क पर ना घूमे, दुकानें टाइम से बंद हो। और उधर सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर 16-17 को अवैध ठहरा दिया है। अब कोर्ट कहता है कि दोनों टावर को गिराइए, 3 महीने का वक्त है। साथ ही फ्लैट मालिकों का पैसा वापस कीजिए, 12% सालाना ब्याज भी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि बिल्डर, अथॉरिटी ये मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पैसों के बल पर बिल्डर हर तरीके का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में साफ कहा है कि नोएडा में गैर कानूनी अतिक्रमण और कंस्ट्रक्शन की बड़ी वजह बिल्डर और अथॉरिटी के ऑफिसर्स की गठजोड़ है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सुपरटेक बिल्डर के एनरोल्ड कोर्ट के टावर 16 और 17 को पूरी तरह से अवैध बताते हुए उन्हें 3 माह में गिराने के आदेश दिए हैं। और इस आदेश के बाद यहाँ पर जो बायर्स थे उनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे उदय भान सिंह जी, क्योंकि आप लीगल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और जो उम्मीदें थी उसी उम्मीद के तहत आपको फैसला भी मिला। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खुश हैं और जजमेंट भी हमें जो हमने सोचते थे हमसे उससे एक थोड़ा बेटर ही मिला होगा। और वी आर थैंकफुल टू द जस्टिसेस एंड द जजेस हु हैड सीन आवर प्रॉब्लम्स एंड डिसाइडेड टू गिव द जजमेंट एज पर द लॉ। आपने देखा, ये वो बायर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के बेहद खुश हैं और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ हम बायर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन बायर्स के लिए एक रास्ता होगा जो इस तरीके के बिल्डरों के कृत्य में फंसते हैं और उसके बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। इसलिए वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। बड़ी खबर देख रहे हैं आप। चलिए अब आपको बताएं कि कल से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे, क्लासेस खुल जाएंगी। ऐसे में जिले के सभी स्कूल्स को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, ऐसे आदेश हैं। कहा गया है कि लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी पर एबीपी गंगा ने जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी डीके श्रीवास्तव से खास बातचीत की।
1 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के सभी विद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन विद्यालय खोलने को लेकर के किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं DK श्रीवास्तव जी वो मौजूद हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है और क्या कुछ खास हिदायत दी गई है, क्योंकि बच्चे काफी छोटे हैं और ऐसे में कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आपको बताना चाहूँगा कि 1 सितंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है माननीय सरकार के द्वारा, और लेकिन जो भी डायरेक्शन जारी की गए हैं कि जो कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित हों और बच्चों को बाकायदा सैनिटाइजर और मास्क एवं बार मास्क, धुले हुए मास्क एवं सफाई का विशेष डिस्टेंसिंग रखी जाए एवं सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सर कोई नियमों का पालन करता हुआ स्कूल नहीं पाया गया तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, क्या इसकी भी चेतावनी स्कूलों को दी गई है? हाँ, अगर कोई इस तरह से हैं तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जो भी उल्लंघन होता है प्रोटोकॉल। देखा हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी DK श्रीवास्तव जी थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मॉनिटरिंग भी होगी और उनको कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करना होगा, क्योंकि बच्चे काफी छोटे हैं। ऐसे में लापरवाही करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। गौतम बुद्ध नगर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। तो कल से 1ली से 5वीं तक की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तैयारियां भी शुरू हैं। राज्य सरकार की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही होगा, ये निर्देश है। स्कूलों को ये जारी आदेश में कहा गया है, अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले पर रोक लगाने को लेकर एक याचिका डाली गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए 1ली से 12वीं तक के क्लासेस को ना चलाया जाए, सत्र में ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई हो। इधर सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है कि राज्य में 1 सितंबर से 2021 की कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय खोल दिए जाएं। इसके मद्देनजर स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्य प्रत्येक दिन किए जाए। तो ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने।